इससे क्या बना बोलो, ब्लैक कंपाउंड। तो Cu प्लस O2, इससे क्या हो जाएगा, Cu, ये ब्लैक पाउडर बन जाता है। कभी तुमने देखा है कि अगर तांबे के बर्तन को आग पर रखो तो नीचे काला हो जाता है, दैट इज ब्लैक कंपाउंड। आपको X का भी नाम बताना है, ये X कौन है, और साथ में इससे बने वाले कंपाउंड को बताना है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? सो व्हेन आयरन आर्टिकल्स prolonged exposed to acidic humid condition and hot condition, ये सभी चीजें मिलें, then get corroded. If it is painted, then ये क्या होगा, it become isolated to atmospheric condition. This is a kind of method of prevention of corrosion. ऐसा करके हम कोरोशन से बचा सकते हैं आयरन को। सो दिस इज ए काइंड ऑफ मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। हमारे देश का 1/3 आयरन सिर्फ किसकी वजह से लॉस हो जाता है, कोरोजन की वजह से। इसी वजह से हम डेवलपिंग कंट्री हैं। अगर हम सारे आयरन को पेंट कर दें, वहाँ यूरोपियन कंट्री सब ट्रॉपिकल है, वहाँ उनके कोरोजन ही नहीं लगता, सब चीज़ नई नई है जाओ, और यहाँ सब चीज़ टूटी फूटी, सब कोरोजन में हम लोग को ट्रॉपिकल रीजन में रहने वालों के। ट्रॉपिकल रीजन से क्या मतलब, ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो है वो डेवलपिंग ही रहेंगे जिंदगी भर, वहाँ कोरोजन ही कोरोजन। तो कोई डेवलप नहीं सकती है। अरे हमारे यहाँ जो पुल है उसकी 40 साल लाइफ है, वो 150 साल बाद भी नया पुल तोड़ के दूसरा बनाते हैं कि रोजगार मिले। हमें और में ये अंतर है, हमारे यहाँ 30 साल बाद गिर जाता है, 40 साल बाद लोग मर जाते हैं, और वो 150 साल बाद इसलिए नए पुल को तोड़ा, वो 150 साल भी बिल्कुल नया है, कोरोजन ही नहीं है वहाँ, ठंडी जगह है। तो वैसा उसका साइंस मिल ही कहाँ, इसीलिए तो एक आश्चर्य टाइप है, साइंस ही नहीं मिल पाई इसको, लिख के गए नहीं या वो चली गई लिटरेचर। क्या चीज़? आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास लॉज था। आगे देखिए, नाउ ऑयल एंड फूड कंटेनिंग आइटम्स, 19 क्वेश्चन देखो। ऑयल एंड फूड कंटेनिंग आइटम्स आर फ्लश्ड विद, ये क्यों किए जाते हैं, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से फ्लश किए जाते हैं, बोलो। टू प्रिवेंट एसिडिटी। दैट इज टू प्रिवेंट देम बीइंग रेंसिड। किस लिए किए जाते हैं, ठंडक लगता है, किस लिए किए जाते हैं, टू प्रिवेंट देम बीइंग रेंसिड। जब when oil becomes oxidized then they are converted into fatty acids। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड। ये सब फैटी एसिड्स, सिरका जैसा कड़वा होता है ये फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। When oil get oxidized, जब ये ऑयल है तब तक ये CH3CHO है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और जैसे ही ऑक्सीडाइज हो गया इसमें कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड से किसमें कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में। देखो when oil क्या होता है, are exposed to oxygen
then it is converted into, उसमें ही लिखा है converted into fatty acids। बाकी फैटी एसिड का मतलब कार्बन एंड कंपाउंड है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। नाउ इट स्मेल्स फाउल, टेस्ट बिटर एंड अनफिट टू ईट। ठीक है। When during packing we flush it with nitrogen, इतना नाइट्रोजन भर दो कि सारी O2 निकल ही जाए एंड टाइटली पैक कर दिया जाए। नाइट्रोजन बीइंग इनर्ट, केमिकली इनर्ट इन नेचर, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बीइंग, ये देख लो एंड का तुम लोगों को वो मालूम है 2,5 होता है, ये बात मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये n के चारों तरफ मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इसके बना दिए, दूसरा इसके पास आ गया, उसके भी 5 बना दिए। इसने कहा मुझे 3 की जरूरत है, दोगे? इसने कहा ले लो। फिर इसने बोला हमें भी जरूरत है, तुम दे दोगे? बोला ले लो। फिर n और n के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। मजाल है कोई इसको तोड़ पाए। HH के बीच सिंगल बॉन्ड को तो लोग तोड़ नहीं पाते, इसको 891 किलो कैलोरी की जरूरत है। इसीलिए हवा में 78% नाइट्रोजन आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। ये तो भला हो कि वो नाइट्रोसोमोनास का और राइजोबियम का जो इसे तोड़ के हमारे पेड़ों के लिए दे देते, अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड है, मजाक बात नहीं। तो नाइट्रोजन बीइंग केमिकली इनर्ट इन नेचर डज नॉट रिएक्ट विद, ये किससे रिएक्ट नहीं करती, विद ऑयली आइटम्स एंड इट रिमेन्स फ्रेश अंटिल इट इज ओपन। और ये कब तक हमारा चिप्स फ्रेश बना रहेगा, जब तक खोला। इसीलिए लूज या खुला हुआ लेज नहीं लो, इसका मतलब है तुम रेंसिड चिप्स खरीद रहे हो, जरा सा भी हवा निकली मत लो। तो केमिकली inert in nature does not react with, react नहीं करता है ऑयली आइटम्स। हमारे ऑयली आइटम्स जो हैं, ऑयली आइटम, ऑयल यही है, फॉर्मल डिहाइड ऑयल है, और फिर वो फैटी एसिड में बदलेगा, ठीक है। एंड इट रिमेन फ्रेश until open. Other methods can be used as galvan, जो इसके लिए है preservation in refrigerator, adding antioxidants, और भी prevention from rancidity में देखें, and उसमें antioxidant ऐड करो। आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा जो हमारा एसिड बेसिस है उसको आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात हो गई जिससे कि हमारा परसों के एग्जाम के लिए कहाँ तक हमने कर लिया था। देखो ये सारी चीज़ें तुमको बता दी गई थी कि तुमको सब तरीके के सॉल्ट भी मैंने बता दिए थे कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, कुछ एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक ऐसा बताया था कि नहीं, पहचान भी कराई थी आपसे पूछ के। अब हम आते हैं अगले पेज पे, आओ। That is common salt. कुछ ऐसे सॉल्ट पर स्नेहा कुमारी हम चर्चा करेंगे जो हमारे प्राइम इम्पोर्टेंस के दैनिक जीवन में जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट, और वो सब किससे मिलते हैं, ये इसी के परिवार के हैं, इसी के भाई बंधु बच्चे हैं, NaCl के। तो हम NaCl से सब सॉल्ट बना लेंगे, उन्हीं की चर्चा भी करने जाएंगे। All salts originate from NaCl। चेक करो, सबसे पहले कॉमन साल्ट को क्या कहेंगे, इट इज रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेनी अदर सॉल्ट्स। बहुत सारे सॉल्ट्स बनाएंगे, कौन कौन से, सच एज
इन्हीं से NaCl से हम क्या बनाने जा रहे हैं आयुष, हम इनसे NaOH बनाएंगे, ठीक है, कास्टिक सोडा, इसका क्या नाम है, कास्टिक सोडा। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, जिसमें सोडियम लग जाए तो सोडा वर्ड जरूर लगा देना, अब पोटेशियम लग जाए तो कास्टिक पोटाश, वॉशिंग पोटाश, पोटेशियम लगे तो पोटाश लगाना। जैसे मैं KOH बोलूं तो तुम कास्टिक पोटाश बोलना, और जब ये बोलूं NaOH, सही है। और जब Ca लग जाए तो लाइम लगा देना, CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर। जब ये हो तो कास्टिक सोडा, सोडियम में सोडा, पोटेशियम में कास्टिक पोटाश। अब ये समझ लो, जैसे KOH होगा तो क्या नाम होगा, कास्टिक का तो मतलब तुम समझते हो, कोरोसिव, कास्टिक तो समझते हो ना, पहले बताया। जैसे नल के पास रख दो जिससे कोरोजन लग जाए तो उसे कहेंगे कास्टिक। जो हमारे हाथ में ज्यादा देर रहे तो रैशेस कर दे, उसे कहेंगे कास्टिक, कास्टिक पोटाश। और अगर Ca लग जाए तो क्या कहोगे, दैट इज ये कास्टिक नहीं है, इस वजह से कहेंगे अच्छा ये लाइन वाटर। ओके, अब आगे की बात देखो ना, तो हम इससे क्या क्या बना सकते हैं, एक तो NaOH Na2CO3 और तीसरा NaHCO3। अब देखो तो इससे क्या क्या बन सकता है बोलो, NaOH। हाँ सर आपने बायो की बात करी। और एक क्या बन सकता है, बात तो कर लोगी, नहीं कर पाऊंगी, इसलिए करा देते हैं, फिर इन लोगों का भला हो जाएगा, इनका पर्सनल एग्जाम। सही है, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं। देखो ये सारी चीजें इससे बनेगी। नाउ क्या तुम क्लोर एल्कली प्रोसेस जानती हो अदिति? तो जानो, यही तो है मेन। फोटो बनी है क्लोर एल्कली प्रोसेस, तुम्हारी बुक में पूरा डायग्राम बना है, चल अब जरा देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये बुक देना 2 मिनट में। चलिए, होता क्या है कि हम एक ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, ये सब इसी से बनाने जा रहे हैं। इससे समुद्र में, तुमको मालूम है इक्वेटर के पास एक डेड सी है, यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है, डेड सी है ना, मेडिटेरियन सी के पास एक डेड सी है। इतना नमक वहाँ सूख गया, सारे समुद्र का पानी वहाँ से सूख गया, और अब वहाँ ऐसा है कि 50,000 ट्रक नमक डेली निकलते हैं, तो भी अगले 5,000 सालों तक निकालते हैं, इतना नमक। बोलो संसार में नमक की कमी पड़ेगी कभी? तो नमक से ही क्यों ना बनाओ हर चीज। डेड सी है, मृत सागर छोड़। अब आगे देखो, तो हम इस डेड सी से ले सकते हैं, इसीलिए साल्ट की कोई कॉस्ट तो है नहीं, बस उसको आप इवेपोरेशन से बना सकते हो, बाकी रिफाइनिंग की कॉस्ट। हमने एक टम्बलर लिया या एक हमने वेसल लिया, और फिर क्या किया, ये देखिए इसमें बीच में हमने सेपरेशन कर दिया, फिल्टर लगा दिया, फिल्टर, और पूरे में हमने कौन सा सोल्यूशन भर दिया आयुष? बोलो, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेटेड NaCl। इतना नमक घोलो, 100 ग्राम में 36 ग्राम, उससे ज़्यादा तो नहीं घोल सकता। 9th में तुमने पढ़ा होगा ना, एक सेकंड चैप्टर की बुक में, कि 30 सॉल्युबिलिटी कितनी है नमक की, 100 ग्राम में कितना घुलता है, तो पूरा जितना घुल सकता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लो।
तो उसे क्या कहेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन स्नेहा कुमारी? बताया करो, बता रहे। हाँ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, नमक का संतृप्त विलयन ही ब्राइन विलयन करना है। जो बोल रहे ठीक है। ये भी इतना समझा के बताया आपको कि जब पानी में इतना नमक घोल दो कि और ना घोला जा सके, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। ये MCQ में आता है, इसीलिए 2-3 बार मैं बता रहा हूँ। द कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water is called brine solution। उसके लिए 36 ग्राम नमक पर 100 ग्राम में घोल देना, बन जाए। तो हमने इसमें क्या किया? ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया, दैट इज NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन, पूरा गाढ़ा सॉल्यूशन लिया। अब जरा देखो, एक यहाँ पर ग्रेफाइट लटका दीजिए। ग्रेफाइट का मतलब जो आपकी पेंसिल के अंदर की लीड होती वही लटका दो। एक यहाँ भी लटका दो और उनको क्या करो, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दो। इसमें तुमने क्या चीजें ली बताओ? NaCl का लिया है, Na प्लस रहेगा और क्या रहेगा बोलो? Cl माइनस भी रहेगा। ये देखो Na भी दिखा से, ये बीच में बस फिल्टर है, इससे चीजें आ जा सकती हैं सेपरेशन से, ये फिल्टर है बस। अच्छा, तुमको एक चीज लक्षिता और बताई जा चुकी है कि ये भी वाटर में होते हैं, थोड़े तो होते ही, H+ और OH तो होते ही है ना। ये 4 चीजें हैं और ये प्लस है और ये माइनस है। और तुमको थोड़ी देर पहले श्रेया ने क्या बताया था अंकुराज, कि कैटायन कैथोड पे जाते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है, इसको दिमाग में रखो। कैटायन एनोड पे नहीं जाएंगे, सही है। इसमें कैटायन कौन है बोलो? ये है और क्या है? Na+। अच्छा बताओ, ये कैटायन है तो कहाँ जाएगा? इसी पे तो जाएगा, माइनस पे। ये क्या, इसका क्या नाम है? कैथोड, क्योंकि इसका घर यही है। तो जहाँ कैटायन जाए वही कैथोड है, और जहाँ एनायन जाए वो क्या है? तुमको क्या लगता है आदित्य, Na+ वहाँ जाएगा कि H+ जाएगा? बहुत अच्छा। देखो एक बहुत बड़ी बात बोली हम लोग इसी की। इसने कहा, Na ने कहा मैं मोर रिएक्टिव हूँ, मैंने डोनेट कर दिया, अब मैं भूल गया, मुझे नहीं लेना वापस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो मैं एक्टिव मेटल हूँ, मैं देने के बाद नहीं लेता। तो उसका हाइड्रोजन जाके तुम लो, तुम हमसे लेस रिएक्टिव हो, तुम लिखबा सरनाका सीरीज हमसे नीचे पढ़ते हो, जाके लो, वहाँ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, रहने देगा इसको? हाइड्रोजन चला गया। बिल्कुल ये एज पर रिएक्टिविटी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे काम करते हैं। बोले Na नहीं जाएगा। मोर रिएक्टिव क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जब लेस रिएक्टिव? लिखवा सरनाका पढ़ा है ना, मोर रिएक्टिव तो देते हैं, लेस रिएक्टिव लेते हैं। जब इसने दे दिया तो लेने जाएगा क्या? H जा जाके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, बबल बना लेगा। देख लो, इसके चारों तरफ क्या होगा? सारा H ने इलेक्ट्रॉन ले लिया इसके साथ, तो क्या न्यूट्रलाइज हो गया? और वही H मिल के क्या करेंगे? वहां जुगाड़ बैठाएंगे कि हम भी अकेले और तुम भी अकेले। और इस वजह से क्यों ना हम दोनों मिलके क्या बना दें? मॉलिक्यूल। तो इनमें कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? H2। ये बात तुम्हें समझ में आई? तो H यहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर H2 बना देंगे। ऐसा पहले भी हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस में हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, इन दोनों में अब 2 हैं, O में और Cl में, चाहिए? तुमको कभी याद दिलाया हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cl की भी बताई थी, 3 होती है, और O की 3.5 होती है। ऐसा याद हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चार्ट 2 दिन पहले कराया। O कहेगा नहीं, मैं तो अपना नहीं लूज कर सकता हूँ, Cl से कहेगा तुम जाओ। ये देखो, ये क्या कर रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, और ये क्या कर रहा है? Cl यहाँ देने जा रहा है। O इज इलेक्ट्रोनिगेटिव। वो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, टाइटली बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा नहीं।
इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है आगे की क्लासेस में, हमें ज़्यादा नहीं है। ओवर पोटेंशियल का सिद्धांत है, बस ये जानो कि इन दोनों में निगेटिव में Cl चला जाएगा और इन दोनों में तो तुम्हें पता ही चल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से चला जाएगा। इन दोनों में कौन चला जाएगा? Cl। वो वहाँ बाद में बता दिया जाएगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो तुम ये जान लो कि कैथोड पर हाइड्रोजन इकट्ठा हो गई और एनोड पर क्लोरीन। इससे ज़्यादा तुम्हें जानना ही ये नहीं जाएगा। कौन जाएगा बोलो? तो 4 चीज़ें हैं वहाँ। 4 कौन कौन सी चीज़ें हैं? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों यहीं रह जाएंगे और ये दोनों चले जाएंगे। कहाँ कहाँ चले जाएंगे? ये Cl यहाँ चला जाएगा और यहाँ कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी बोलो? Cl2। जो Cl2 गैस इकट्ठी हो जाएगी स्नेहा बिश्नोई, वो धीरे धीरे इस यहाँ से इस टम्बलर में बबल से बाहर आएगी। Cl2 कौन सी गैस आएगी? क्लोरीन गैस। और जो हाइड्रोजन यहाँ इकट्ठी होगी वो कहाँ से बाहर आएगी? यहाँ से कौन सी बाहर आने वाली है? H2। एक बार फिर से कनिष्ठा समझाते हैं, बहुत सरल प्रोसेस, ज़्यादा टेक्निकल में मत जाओ। बस तुम ये देखो कि तुम्हारे में ये 2 चीज़ बनी है, बीच में फिल्टर लगा है और यहाँ पे ये क्या बना है नीचे बोलो? डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों? ये 2 अलग अलग यहाँ क्या बना है ये भी तो बताओ। ये और ये क्या बना है? यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन जाएगा और वहां से क्या निकलेगा? वहां से कुछ निकलेगा, वो NaOH बताना। ब्राइन सोल्यूशन डाल दिया आपने। ब्राइन सोल्यूशन डालने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लटका दो। इलेक्ट्रोड का मतलब ग्रेफाइट, और उसको किससे कनेक्ट कर दो? इससे कनेक्ट कर दीजिए। अब इसमें जब तुमने ब्राइन सोल्यूशन डाला तो कौन कौन सी 4 चीजें हैं बोलो? Na+, Cl- और वाटर खुद टूटता है थोड़ा बहुत, तो ये भी है। H+ यहाँ चला गया। H+ किस पे चला गया? माइनस वाले पे। H+ कहाँ चला गया? और Cl कहाँ चला गया? बस इतना ही जानना है। और ये दोनों रह गए। तो बोलो इस टम्बलर में या इलेक्ट्रोलिटिक वेसल में क्या रह गया? Na और OH। ये सब चले गए, H और O चले गए। तो अब यहाँ पर कौन चला गया प्लस वाले पे? Cl2। और इस पे कौन चला गया? H2। और वेसल में क्या बन गया बोलो? इन दोनों को ऐसे लिखना, NaCl प्लस वाटर। और प्रोसेस में क्या लिखोगे बोलो? इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या बन जाएगा? एक H2 बनेगा। यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है? और एक क्या बनेगा? H2 और Cl2। और जो वेसल में रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? That is, एक H2 बन गया, एक Cl2 बन गया, NaOH। क्या बचेगा? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, NaCl, और यहाँ पे क्या लिया बोलो? HOH। एक और HOH, पूरा बैलेंस करेंगे। देख लो, H2 बना सरोज, Cl2 बना, और क्या बना बोलो? सही है? ये रिएक्शन हो रही है। अब इसको पूरा बैलेंस कर लो, यही चीज है पूरी। इसको लिख लो H2 को। अब श्रेया से हम पूछ लेंगे H2 कहाँ कलेक्ट होगा? Cl2 एनायन है तो एनोड को होगा, तो लिखो एट कैथोड। और ये एट एनोड। और NaOH आयुष कहाँ कलेक्ट होगा? NaOH कहाँ कलेक्ट होगा? दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो NaOH कलेक्ट हुआ है ये किस काम में आएगा? अब हम पूरा फ्लो चार्ट देखें। अच्छा, इसमें क्या क्या 2 चीजें बनी बताओ? पूरा बता, जिस चीज को तुमसे पूछा था इन्हें बता दिया। बोले ये कि क्लोरीन बना है और एक एल्कली बना है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस। खूब MCQ बता दिया। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज फॉर्म। अब एल्कली क्या होता है? जो पानी में घुल के OH दे तो NaOH एल्कली है कि नहीं है? So in this process chlorine and one alkali is formed. So this process is called chlor-alkali process. लिखो इस बात को। देखो during क्या लिखोगे?
इलेक्ट्रोलिसिस, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस बोलिए अंकुर राज, तो नहीं बताया करते थे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बोलो NaCH. ब्राइन Sorry, सॉल्यूशन, brine CH. ब्राइन सॉल्यूशन। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्या होंगे? Cl plus. फॉर्म्ड आर H2Cl2 and NaOH। अच्छा H2 तो बहुत है, H2 की तो कोई कीमत नहीं, उससे तो हम ऑटो चलाते हैं, बहुत मिक्सिंग भी होती है ना CNG में, तो कहते हैं अरे वो मिला तो क्या मिला, जो कीमती चीज मिले तो वो उसकी बात मानी जाती है, ये ज्यादा कीमती। H2 तो फ्यूल है, वो तो टनों में बनता है। तो इसलिए इन दिस प्रोसेस क्लोरीन एंड सम एल्कलीज फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड in this process क्लोरीन, तो उससे क्लोर हो गया, एंड एल्कली, कौन सा एल्कली? NaOH is formed, so it is called chlor alkali process। देख लो, यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन डाला कनिष्का, और यहाँ से फिर जो ये NaOH बनता जाएगा वो निकलता जाएगा, और यहाँ से वो गैसेस निकलती हैं, ये प्रोसेस चलता रहेगा। दैट इज, यहाँ पर क्या होगा? NaOH। अब देखिए इनके यूजेस क्या क्या हैं। अब एक फ्लो चार्ट देखो, उससे काफी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। बंद करना है। ओके, नाउ देखो पहले मैंने साल्ट लिया, और साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो मुझे क्या तीन चीज मिली बताओ? क्या मुझे H2 मिला, एट कैथोड क्या मिला? H2, एट एनोड क्या मिला? that is Cl2, और in solution NaOH। अच्छा H2 किस काम में आता है बोलो? यूज्ड एज फ्यूल। इसके अलावा मार्जेरीन, कभी तुमने येलो चीज देखा है? 50-100 साल से इंग्लैंड वहां उससे स्टोर में रखे हुए, वही काट काट के तो उसे मार्जेरीन कहते हैं, येलो चीज, यानी उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें हाइड्रोजन गैस डाल देता है। चीज क्या होता है? मिल्क में से वाटर हटा दो, दैट इज चीज, ऐसा होता है, सही है? तो दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। और मार्जेरीन आपको पता चल गया येलो चीज, मार्जेरीन बनाने के काम में। और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, येलो चीज से माने। अभी मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे मार्जेरीन का प्रोडक्शन करता है, रिटेन करता है वो येलो। अब ये देखो, और अमोनिया प्रोडक्शन, क्या तुमको लगता है कि H2 और N2 के साथ, या कभी तुमने ऐसी कोई रिएक्शन देखी है कि ये बात बनी हो? ऐसा तुम्हारी नजर में कभी आया है? ये पकड़ ली, बोली सर एक्सरसाइज में है, फर्स्ट बहुत तेज है इनकी नज़र। ये बंदा बोली हाँ सर ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने 4th क्वेश्चन में बैलेंसिंग नहीं कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ये इस प्रोसेस पे नोबेल प्राइज मिला हेबर को, ये हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस है Fe। देख लो, आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराई जाती है। अमोनिया के बनते ही, अमोनिया बन गया जब एक बार, तो किसी ने सल्फेट डाल दिया, और किसी ने फॉस्फेट डाल दिया, और किसी ने HCPO4, जिसकी मर्जी जो डाल रहा है, बाजार में खूब बेच रहे हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सारे फर्टिलाइजर इसी के नाम पे चले। तो सबसे बड़ी चीज़ तो N, हमने बताया ना ट्रिपल बॉन्डेड है, बड़ा कीमती है। एक बार अमोनिया हाथ लग जाए, जिसने बना दी तो कमाल नहीं है, एयर से बना रहा है
नोबेल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? नाइट्रोसोमोनास और राइजोबियम का काम खुद कर लिया इसने, नोबेल तो मिलना ही था। 1 करोड़ रुपए सीधा मिलता है नोबेल प्राइज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेबर प्रोसेस। तो इसलिए अमोनिया प्रोडक्शन कोई मामूली चीज नहीं है। जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा अमोनिया बनाता है वही रिच है। वैसे इस समय सबसे ज्यादा अमोनिया रूस बना, फर्टिलाइजर के मामले में मास्टर, अमेरिका दूसरे नंबर, हम रूस से करीब, फर्स्ट पे कौन है? रशिया सर आप बोल रहे हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड अमेरिका। ये समझ में आ गया हेबर प्रोसेस। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की कोई अमोनिया प्रोडक्शन है, फिर उसको मिला लो, मिलाते ही क्या मिल जाएगा? जल्दी जोड़ो, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम फॉस्फेट भी बना लो, ये HCPO4 है, NH4 होल ट्वाइस। अमोनिया बनते ये सब बनाने लगे, ठीक है। दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सब डाल डाल के बना लो। अच्छा चीज़ है कि नहीं? फर्टिलाइजर हम बना सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है बोलो? अभी तुमको 3 चीज़ें बताई हैं, बोलो H2 के सभी यूज बताओ, 2 नंबर का बताओ। और क्या बाकी नहीं है? तो पिछले सवाल में भी वही करिए, बताइए। हाँ बोलो, H2 के यूज बताओ। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस किसके लिए? अमोनिया प्रोडक्शन, अमोनिया गैस है, समझ में आया? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेबर। इतनी बात हो गई, ठीक है। अगली चीज देखो, ये किसके काम में आता है? ये तो मैंने 3 यूज बताया, अभी फिर से पूछेंगे। यूज्ड एज फ्यूल, मार्जरीन और अमोनिया प्रोडक्शन। Cl2, पानी में क्लोरीन, क्लोरीन की बोतल भी आती है, क्लोरीन डाल दो पानी में तो ये क्या होता है? दैट इज पानी में से ये एक तरीके का बैक्टीरियोसाइड है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीसाइड यानी किलर। तो वो उस चीज को क्या करता है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हाँ, तो दैट इज वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है। और किसमें? स्विमिंग पूल में होगा। अगर स्विमिंग पूल के पानी में आप मुंह डालो, बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है, इसका मतलब बहुत क्लोरीन है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन है। ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो क्या? कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो कड़वा, आंखों में इरिटेशन होगा, स्किन पे इरिटेशन होगा, और कुछ नहीं पानी। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्विमिंग पूल में या कहीं आप वाटर पार्क के बाद तुरंत जाके नहाओ। इरिटेशन तो नहीं होता सर, खुजली बने। वही खुजली होगी, वही इरिटेशन मतलब नहीं सर, मतलब सर आँख में सर नहीं होता सर, आँख में जलन होगी नहीं होता है। तो अच्छी बात है ना। दैट इज वाटर ट्रीटमेंट है, ये क्लोरीन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये क्या चीज़ है? वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल में डाला जाएगा। हम जो वाटर यहाँ से आता है कायदाना लेक से, वो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन कुछ नहीं है, गैमेक्सीन, इसमें बस Cl ऐसा रहता है, गैमेक्सीन, उसको डाला जाता है। तो क्लोरीन ही डाला जाता है, समझ में आ गई बात? और दूसरा क्या बताया? स्विमिंग पूल में इस्तेमाल कर। तीसरी चीज़ क्या है? PVC। PVC का मतलब तुम समझते हो? ये जितने भी पाइप यहाँ पर ये सब बने, सब PVC के हैं। जो तुम्हारी प्लास्टिक है ये PVC है। इसका मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या चीज़ होती है? Cl, इसको PVC कहते हैं। इसलिए प्लास्टिक का फार्मूला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमें इतना सोचना नहीं, बस PVC का फुल फॉर्म देख लो। तो हम लोग पापा लोग सब जानते हैं कि PVC के पाइप लाए हैं, तो दूसरा पूछे किसके लिए? PVC के लिए क्या? वो लोग बात करेंगे तो ध्यान से सुनो तो पता चल जाएगा। PVC का मतलब क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये प्लास्टिक बनाने के भी काम में आती है, प्लास्टिक क्लोरीन, ये भी पता चल गया। अच्छा, दैट इज डिसइंफेक्टेंट भी है, पानी का डिसइंफेक्टेंट। और क्या हो सकता है? अगला देखो, डिसइंफेक्टेंट, पेस्टिसाइड, पेस्ट को भी किल कर सकते हो, सभी पेस्टिसाइड में। और CFC समझते हो? दैट इज ये एक तरीके का जो फ्रीजिंग गैस होती है, ठीक है, कूलेंट।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जब कार्बन में 2 क्लोरो लगा दो, मीथेन समझते हो, मीथेन के चारों हाइड्रोजन हटा दो और उनकी जगह क्या लगा दो, 2 जगह क्लोरो और 2 जगह क्या लगा दो, फ्लोरो, तो नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ग्लोबल वार्मिंग भी है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर देता है, ये बहुत खतरनाक है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर आपने छोड़ा तो ऊपर के 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर देता है, इसमें इतनी पावर है। तो हम लोग के फ्रिज में यही सब गैस पड़ती है, और जिसके पास तुम 1500 का पुराना फ्रिज बेचते हो वो तुरंत प्लायर से नोजल तोड़ता है, सब उड़ जाती है, उसको तो लोहा चाहिए। वो उसके लिए क्या UNEP क्या और UNDP क्या, वो तो तोड़ के अपना काम बनाएगा। तो ये कोई देश मानता नहीं है, इन्वायरमेंट के साथ लोग खेल रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया ना, CFC बनाने के काम में आता है जो रेफ्रिजरेंट है। अब अगला देखो, NaOH किस काम में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है, रेफ्रिजरेंट यानी कूलेंट है। यानी आप समझ गए ना इसका फार्मूला, CCl और F, इसी को फ्रीऑन 12 भी कहते हैं। कई नामों से आपने सुना होगा, आप लोग को एयरफोर्स में हो तो फ्रीऑन 12 गैस एयरफोर्स में भी कूलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यही सब जितने भी फाइटर सब जगह तो कूलेंट है। आप लोग के पापा तो सभी ये सब वो जानते होंगे, तो आप भी तो जानते ही होंगे। सही है, समझ आई बात कि नहीं? ये तो कॉमन गैस है, और वैसे भी हम भी इन समय जो रेफ्रिजरेटर समय फ्रीऑन ही वो बढ़ता है, तो हम कैसे मना करते हैं? ये बनी ये सब ऐसी है, वो देखता है उसमें लिखा है फ्रीऑन, भर के चला जाता है। न्यू गैस भी है और भी बहुत सारी गैस है, और भी है, वो हम आगे देख लेंगे। HFC है वो, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वो सब आगे देखेंगे, एक अलग चैप्टर। अभी कौन सा गैस यूज होता है, HFC यूज करना चाहिए, लेकिन यही चल रहा है। R32। चलो अब देखो NaOH, 2 तुम्हें समझ में आ गया। अभी इसको तुम पढ़ लो, बाद में कनिष्का से पूछवा देंगे, सब वो बताती है अच्छे से। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, NaOH। NaOH क्या है? ये तुमको मालूम है, जो एल्कली होते हैं वो साबुन होते हैं, ये बात तुम जानते हो? तो क्या एल्कली डी ग्रीसिंग एजेंट होंगे? तुम्हारे हाथ में ग्रीस लगा होगा तो क्या साबुन धो देगा? इसलिए NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इसलिए इसे किसके काम में लाया जाता है? डी ग्रीसिंग एजेंट, क्योंकि ये तो सोप होते ही है, स्ट्रॉन्ग सोप है। और इसके अलावा सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप एंड, ये देखो एक कढ़ाई ली, ये सब सीरिया में हो रहा है, जो बिल्कुल IS के लोग वो सोप बना रहे हैं, तो कुछ नहीं जानते, किसान लोग बना रहे गाँव। एक कढ़ाई लो, उसमें मूंगफली का तेल डाल, तुम्हारे घर में जो भी तेल हो सड़ा गला वो सब तेल डाल दो। इवन जो चाइना यूज करता है नाली से निकाल के वो भी डालता है। मैं बता रहा हूँ, वो ड्रेनेज से निकाल के उसी से वहाँ रेस्टोरेंट में खाना पकता है, उसको निकाल के। और ऊपर से ये देखो, ऑयल ले लिया, ऑयल में 1 किलो नमक 1 kg, और फिर साथ में 100 ग्राम NaOH डाल दो। ऐसे डालते ही सब चीज नीचे हो जाएगा, ऊपर एक केक बन जाएगा, और उसको चाकू से काट काट के साबुन रोल के बेचो। सीरियल एक क्यों करता है? सब जगह यही हो रहा है। सोप मेकिंग इज टू इजी। सर किसी दिन हम प्रोसेस बताएंगे, कार्बन एंड कंपाउंड में है पूरा, वहाँ पढ़ेंगे। हाँ, सीरियल तो ऐसे क्यों करता है? मैं बता रहा हूँ, ये कहीं वहाँ पर भी ये प्रोसेस चल रहा है, तो ऑयल है या कुछ भी है, कुछ भी कैसा भी ऑयल यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ देखो, सोप एंड डिटर्जेंट में इसका यूज़ है, हमने बताया कैसे फार्मूला है, 100 ग्राम NaOH डालना, जितना NaOH यहाँ है हमारे पास रखा है उतना ही डाल दोगे तो तुम्हारा 4-5 किलो सोप बनेगा। नमक डालना है, तेल और साफ, ये NaOH, यही फार्मूला। और फिर उसमें कुछ कुछ और डाल दो, थोड़ा नीम ऑयल डाल दो, बोलो नीम सोप, फिर कुछ और डाल दो, पाम ऑलिव, तो ये वो ऐसे कर दो, जो डालोगे वैसे। अब अगला देखिए, ठीक है। सोप बेस अमेजन पे मिलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें लोग अपना अपना डाल के, कोई एलोवेरा डाल रहा है, वो एलोवेरा। सो अमेजोन पे तो खूब मिलता है, 300 रुपये किलो देता है। अब देखो, पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग, कुछ लोग
पेपर को CaOH होल ट्वाइस से साफ करते हैं, कुछ किससे साफ करते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है पेड़ की लकड़ी भूरी होती है, वो सफेद कैसे हो जाती है? हमारे पेपर तो सफेद हैं, उनको ब्लीच कर देता है। ये ताकत है NaOH में। बिल्कुल उसको जो पेड़ की लकड़ी इतनी सड़ाई जाती है 10 दिन 20 दिन, उसको क्या करते हैं? ग्राइंड करके सड़ाते हैं, उबालते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही NaOH डाला, वाइट, ये ब्लीच है। किसी भी चीज़ में तुम ब्लीच डालोगे उसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। ये तो तुम समझते हो। अच्छा, जो न्यूज़पेपर है उसमें लाइम वाटर ये डाला जाता है, तो वो हल्का पीला रहता है। NaOH बढ़िया ब्लीच है, ये अच्छा ब्लीच है। ब्लीच समझ गए ना? विरंजक, जो रंग को उड़ा दे उसे विरंजक कहते हैं, और जो रंगे किसी चीज को उसे रंगरेज कहते हैं। रंगरेज मोरी रंग दे धानी चुनरिया, गाने जाता है, गाने सुने होंगे। तो रंगरेज जो रंगता है और जो रंग उड़ा दे उसको क्या कहते हैं? डिकलराइजिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग, ब्लीच क्या है? डिकलराइजिंग, वो कलर को उड़ा देता है। तो ये NaOH का काम। तो पेपर मेकिंग में इतना है। इसी तरीके से एंटी क्रीज भी है। तुम्हारी शर्ट जैसी पैंट खरीद के आओगे ना प्रेस वाली, उसको मोड़ के रख दो, फिर खोलोगे फिर प्रेस, एंटी क्रीज आ गए कपड़े आज। समझ में आ गई बात की नहीं? तो मर्केंटाइल यानी क्लॉथ इंडस्ट्री में भी NaOH का एक्स्ट्रा शाइन, एक्स्ट्रा ग्लेस के लिए NaOH का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों। और NaOH तो इन सभी के लिए प्राइम रिएजेंट है। जो हमने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उन सब के सब इसी से बने, ये प्राइम रिएजेंट। तो क्या कहा गया बताओ? आर्टिफिशियल फाइबर, दैट इज रेयन, पॉलिस्टर, पॉलीस्टर, रेयन, इन सब के बनाने आर्टिफिशियल फाइबर। और वो इससे बनते हैं, तुम्हें मालूम है आर्टिफिशियल फाइबर की क्या कभी चमक जाती है? कभी जुराब या मोजों की चमक जाती है? वैसे ही चमकते रहते हैं। NaOH का कमाल। अब हमने देखा कि अभी तुम तीनों चीजों को यूज समझ गए हो, सिर्फ मुझे NaOH का यूज बताओ। सर NaOH डिटर्जेंट के लिए यूज आता है, और पेपर मेकिंग, और सोप बताओ। डिग्रीसिंग एजेंट कितना ही चाहिए? क्लोरीन के लिए बढ़िया है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? इसको इसके साथ मिला दो, इन दोनों H2 और Cl2, H2 और C2 में ये मिला तो क्या बनेगा बोलो? HCl। HCl, जस्ट दोनों गैसेस को मिला दो। कॉस्मेटिक्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किसमें इस्तेमाल होता है? कॉस्मेटिक्स लिखो। क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग ऑफ स्टील, स्टील में से जो रस्ट है उसको हटा देगा। और किसके लिए बोलो? HCl का यूज। अगर ये NH3 में मिला दो तो क्या बनेगा बोलो? नाम बताओ। NH4Cl, अमोनियम, ये साल्ट है, इसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फॉर मेकिंग अमोनियम क्लोराइड, सभी 2-2 नंबर के हैं, इनमें से 1-2 नंबर का कोई आएगा, मुझे नहीं पता था। तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए क्लीनिंग ऑफ स्टील, मेकिंग ऑफ, दूसरा क्या है? मेकिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और तीसरा क्या है? मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का ये एक एसेंशियल पार्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अच्छी है, है? अमोनियम क्लोराइड। हाँ। अब देखो, सर डाइजेशन में भी तो आता है। नहीं, डाइजेशन में बेस लगते हैं, माइल्ड बेस। बेकिंग सोडा, पेट में बहुत इरिटेशन हो रहा है, सोडा पी लो, साबुन पी लो। हम लोगों ने देखा था पीएच लेवल कभी ऐसा नहीं होता है कि बढ़ जाए, वो हमेशा घटता ही, एसिडिटी होती है पेट में।
तो क्योंकि वो म्यूकस सब डिप्लीट हो जाता है तो सोडा किया जाता है। डाइजीन इन सबसे नहीं बनते। कभी नींबू ना खा लेना। क्या? हाँ वही अच्छी है ना, इसीलिए हमारा कॉमन बेस मेडिसिन। अब आगे देखो, अगर मैं Cl2 के साथ इसे मिला दूं तो सोचो क्या होगा लक्षिता। NaOH में क्या मिला दिया बताओ? Cl2। आप बताओ, आप तो अच्छा बता लो। NaOH के साथ क्या मिला दिया? Cl2। तो इससे बनेगा NaOCl। क्या बन जाएगा? फिर से समझो, अगर मैं यहाँ Cl2 को ऐसे लिख रहा हूँ, तुम ऐसे भी लिख सकते हो NaOH और प्लस ClCl। तो इससे क्या होगा? एक NaOCl बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? ये इसको कहते हैं सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका क्या नाम है? सोडियम ऑक्सी। यही ब्लीच है। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीच। अगर इसको कभी भी तुम ब्लीच का ढक्कन अगर घर में खोल दिए, तुम्हारे कपड़े धोए, लिनन धोई, सफेद चादरें, अब खोल के तुम छोड़ दिए तो तुमको मम्मी की डांट कई बार पड़ी होगी। क्यों पड़ी है? मम्मी समझती है, लेकिन अब हम भी समझे, हमारी भी वो जानती हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बहुत थोड़े समय के लिए है। इसकी लाइफ 10⁻⁻8 सेकंड, ये उड़ जाएगा, फट से उड़ जाएगा। अगर खोलते फिर ये नमक बन जाएगा। इतना महंगा बीज जो तुम 16 रुपए की डिब्बी आती 100 ग्राम की, वो तुम खोल दिए, बंद नहीं किए, थोड़ा ब्लीच डाल के तुरंत बंद करना होता है। ब्लीच खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन निकल गया उसका, वो नमक बन गया। यही ऑक्सीजन हम लोगों के कपड़ों में जाके चिपकता है। इट इज नेसेंट ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन है। O2 नहीं है। ये कैसा ऑक्सीजन है? सिर्फ O है। O तो बहुत रिएक्टिव हुआ, O2 थोड़ी ना है इसका ऑक्टेट तो, और जाके जहाँ चिपक गया वहीं का कलर उड़ा देगा, रंग ही। ब्लीच गिराओ किसी जगह, उतनी जगह सफ़ेद हो जाएगा कपड़ा तुम्हारा। ब्लीच की ये पावर है। कभी कलरफुल कपड़े में ब्लीच न डाल देना, नहीं तो अलग से भी डांट है, ठीक है कि नहीं? सिर्फ सफ़ेद कपड़ों में डाला जाता है। तो इसका काम क्या है अभी तुमको बताया, ये ब्लीचिंग एजेंट है। क्लोरीन और इसको मिला के तुमने पल्प में डाला, पल्प बिल्कुल सफ़ेद हो गया। अब रोलर में चला दो, कागज लग गया। बहुत आसान काम। पल्प को सफ़ेद कर लो ये डाल के और रोलर से निकाल लो, पेपर इंडस्ट्री। सही? ये तुम्हें समझ में आ गया? यही चीज जो है, यही डीकलराइजिंग एजेंट, ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसको क्या कहेंगे? तुमसे कोई पूछा जाए कि नेचुरल ब्लीच कौन सा है, तो तुम कहना सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम बताया जाएगा बोलो? सोडियम ऑक्सी। यही ब्लीच है। ये जरा देर में जाते ही वो निकालेगा और वो कपड़े में रख कर सब ब्लीच कर देगा। उसके बाल मत करो, तो पड़ेगी, ये करेगी। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? Now, it is bleach. अब आगे का काम अगली क्लास में करेंगे। वही